हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, सो दैट सभी उनको फॉलो करें। ठीक है, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएँ। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन फर्स्टली जो दिया है वो मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया है। ठीक है, जो मैनेजमेंट ऑथर हैं, एंड वो क्या कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली, सो दैट कि अगर हम क्या है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर आते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज। जैसे मैनेजरियल फंक्शंस हैं, चाहे प्लानिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग है, अगर स्टाफिंग की बात करें या कंट्रोलिंग की बात करें, ठीक है, जितने भी हमारे मैनेजरियल फंक्शन हैं वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, और उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है, हर एक फंक्शन को बहुत ही सही ढंग से क्या है परफॉर्म किया जाता है। जो हम प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग जो है वो सबसे बेस माना गया है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो देन एंड रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। तो कोऑर्डिनेशन में प्रिंसिपल है हमारा फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टार्ट। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब प्लानिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, जो भी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स सेट होते हैं, उस टाइम पे ही कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन को हम जल्द से जल्द शुरू नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन हमारे अर्ली स्टेजेस पे नहीं होगी, तो देन क्या है, आने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे वो फेवरेबल नहीं आएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज यही कहता है कि एज सून एज पॉसिबल जो कोऑर्डिनेशन है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, जो भी हमने प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो उनमें क्या है, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हर एक पर्टिकुलर डिसीजन में जो हम डिसीजन ले रहे हैं, क्या उसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। ठीक है, मतलब क्या है कि एक रेलेवेंट हमने प्लानिंग करनी है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। तो कोऑर्डिनेशन उन स्टेप्स में जो हमने प्लानिंग करी है, उसमें जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होनी ज़रूरी है। देन उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, जिस भी लेवल पे वर्क करते हैं, उनमें क्या है, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो दैट वो एक दूसरे को समझ सके, जान सके। ठीक है, एंड क्या है कि अगर वो क्या है एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, एंड क्या है जो भी डिसीजन मेकिंग या जो भी प्लान्स जो हैं, अगर वो ऑर्डरली ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम वन लेवल टू दी अनदर, तो देन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सक्सेस है वो पॉसिबल है, हर एक एक्टिविटी प्रॉपरली परफॉर्म होगी, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन में कहा गया है। अगर क्या है कि जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड हैं या उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, अगर दोनों में ठीक है क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ की तरफ से, एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को बता रहा है, अगर बॉस ने कोई भी ऑर्डर देना है तो वो थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं देगा, या मतलब क्या है घुमा फिरा के वो ऑर्डर पास नहीं होगा, डायरेक्टली वो अपने एम्प्लॉय के साथ बात करेगा। तो ये तभी पॉसिबल है अगर क्या है दोनों में कोऑर्डिनेशन है। और प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन यही कहता है कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर या बॉस और एम्प्लॉयज़ के बीच में डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, सो दैट जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी बात है वो एक दूसरे को विदाउट एनी कन्फ्यूजन या विदाउट एनी कोई भी फियर एक दूसरे से शेयर की जाए। राइट, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का यहाँ पे ये मतलब है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम ये कह सकते हैं, या म्यूचुअल रिलेशनशिप है ये, कि आपस में आपके जो रिलेशन है वो पीसफुल हैं, और क्या है आप म्यूचुअल हेल्प की फीलिंग से एक दूसरे के साथ काम करते हो और एक टीम में बंध के काम करते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन भी यही कहता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या हर एक लेवल पे जो भी इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, उसमें क्या है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का एक जो सेंस है वो होना चाहिए। अगर ये चीज़ होगी तभी वो क्या है म्यूचुअल हेल्प के साथ एक दूसरे का साथ देंगे, यूनिफॉर्मिटी आएगी एक्टिविटीज़ में और यूनिटी में वर्क करेंगे। ठीक है, टुगेदर रह के काम करेंगे, तो देन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ईजीली अचीव होंगे।
उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस क्या है चेंज हो जाना चाहिए कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है, क्या पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करेंगे सो दैट हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनमें कोई डिले ना आए, कोई कन्फ्यूजन ना आए, कोई डेविएशन ना आए, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन वो उस चीज़ को हम मोल्ड कर सकें, राइट। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। जैसे हम ये कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाला मैनेजरियल फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी एंड कंट्रोलिंग भी। सेम उसी वे में कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन भी नेवर एंडिंग फंक्शन है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है जी। अब ये नहीं है कि एक बारी हमने जो टारगेट सेट किया उसके लिए हर एक एक्टिविटी जो है वो कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस में फॉर्म हो रही है, लेकिन क्या है कि अगर हम क्या है एक बार ही इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन को फॉलो नहीं किया जाता, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सीड नहीं कर पाती, ठीक है। अब चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या सपोज़ हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी हैं, तो क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रहती है। ये नहीं है कि एक बार कोऑर्डिनेशन कर ली दोबारा हम कोऑर्डिनेशन नहीं करते, ठीक है जी। तो ये इस चीज़ की कॉन्टिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एक्टिविटी जो हम ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करी जाती हैं, अगर वो क्या है उनमें यूनिफॉर्मिटी है तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर पाती है, या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसके साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल भी ग्रो करते हैं, राइट। सो ये तो थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज अंडर इट मैनेजमेंट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी अमंग ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन में क्या है, देखो मैंने बार बार बता रही हूँ, इसमें क्या आएगा, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है जी, कि हर एक जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसका एक पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं पैटर्न है और सभी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। उसके बाद है कोऑपरेशन, इंडिविजुअल वॉलंटरली वर्क टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, ठीक है, मतलब सबको ये पता है कि हमने क्या है मिलके वर्क करना है, हार्मनी क्रिएट होती है, ठीक है। तो कोऑपरेशन में क्या है, वॉलंटरली वर्क टुगेदर, दे आर परफॉर्मिंग वॉलंटरली वर्क, ठीक है, टुगेदर, सो दैट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए, ठीक है। तो अगर सभी अपने कॉमन गोल की तरफ जो है एफर्ट्स लगाएंगे तो वो तभी पॉसिबल है, अगर देखा भी जाए तो। अगर क्या है जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें क्या है म्यूचुअल हेल्प का एक हम ये कह सकते हैं कि एक फीलिंग है, और प्लस क्या है कोऑपरेशन है, ठीक है, वो तभी है अगर वॉलंटरली वो क्या है एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कोई धक्के से नहीं उनको बोल रहा कि नहीं भाई तू इस पर्टिकुलर ग्रुप में जाके वर्क कर, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को मैनेजर द्वारा इस तरीके से गाइड किया जाता है कि वो क्या है कोऑपरेशन के साथ वर्क करते हैं, राइट। उसके बाद है इट इज़ प्रोसेस बेस्ड अपॉन थिंकिंग। कोऑर्डिनेशन जो है वो थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, एंड जो कोऑपरेशन है वो वॉलंटरली प्रोसेस है, जो क्या है एक इनर फीलिंग है एक पर्सन की कि यस मैंने जो भी वर्क करना है वो क्या है एक म्यूचुअल हेल्प के साथ, या हम ये कह सकते हैं कि हमने मिलके काम करना है। जैसे टीम्स में वर्क होता है, जैसे सपोज हम ये कहते हैं कोई भी मैचेस होते हैं, हॉकी मैच है, क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, तो क्या है एक जितने भी नंबर ऑफ पर्सन उसमें खेलते हैं, प्लेयर्स खेलते हैं, वो उनके लिए सिर्फ एक ही नाम होता है ना कि दिस पर्टिकुलर टीम, ठीक है, वो टीम का नेम ही वहाँ पे शो होता है, लेकिन जितने भी नंबर ऑफ प्लेयर्स वहाँ पे खेलते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी टीम को, ठीक है, कि इंडिया की टीम है या सपोज किसी भी पर्टिकुलर शहर की है, जैसे भी, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है, वॉलंटरली क्या है उनमें ये एक फीलिंग है कि येस हमने जो है वो काम करना है, या हमारे में क्या है हार्मनी है, हम एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद है दिस इज़ वाइडर देन द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन से बड़ा है कोऑर्डिनेशन, अगर दूसरी तरफ देखें तो ये कंसेप्ट जो है वो नैरो है, राइट। एंड कोऑर्डिनेशन ओरिजिनेटेड इन बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप, क्योंकि वो होना ही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होना है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन के साथ ही होना है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पर्सन की जो है एक्चुअल फीलिंग जो है उसमें देखी जाएगी,
कोऑर्डिनेशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी कॉमन गोल्स जो हैं वो अचीव होंगे। अगर एक पर्सन जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ, दूसरों की कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क नहीं करेगा, अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को ही फॉलो करेगा या उसको ही अचीव करने के लिए काम करेगा, तो देन क्या है, वहाँ पे डेविएशंस आ जाएंगी, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो चाहे फॉर्मल ग्रुप्स हों चाहे इनफॉर्मल ग्रुप्स हों, कोऑर्डिनेशन दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो खासकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन जो है वो मस्ट है, राइट। उसके बाद है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन जनरली ओरिजिनेटेड इन इनफॉर्मल रिलेशंस ओनली, ठीक है। इनफॉर्मल रिलेशंस कौन से होते हैं? वही वॉलंटरली आप एक दूसरे के साथ बैठते हो, गॉसिप्स करते हो, ठीक है, फ्री टाइम में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे लंच टाइम है या टी ब्रेक है, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट का पर्सन किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ, ये मतलब एम्प्लॉयज़ जो है वो आपस में मिलके इकट्ठे लंच करते हैं, या फिर क्या है उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है, या कुछ भी। तो वो क्या है, वो हम ये कह सकते हैं कि उनमें क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है, या वो अपनी फीलिंग्स वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोऑपरेशन ही जो है वो कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाती हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं अगर वो मतलब नेचुरली अगर मिलके काम कर रहे हैं तो देन वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी इजी हो जाता है, ठीक है जी। तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन नीडेड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हर एक एक्टिविटी हर एक लेवल पे ज़रूरी है कि वो क्या है कि कोऑर्डिनेटेड वे से परफॉर्म हो। तो दूसरी साइड कोऑपरेशन क्या कहती है, इट इज़ नीडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया ना कि जब क्या है इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो क्रिएट होती है। तो ये वाला पॉइंट भी यही कहता है कि कोऑपरेशन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ना कोऑपरेशन के साथ ही राइज होती है। अगर हम ये कहें ना कि जो क्रिएशन ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होती है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन है, म्यूचुअल हेल्प के लिए जो है लोग एक दूसरे के साथ हैं, तो देन क्या है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वो और ज़्यादा इजी हो जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करने इजी हो जाते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं वो समझ आ गए होंगे। अच्छा, जो मैंने आपको ये टॉपिक्स करवाए हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स ही आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके मैं अलग से क्वेश्चंस आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, और जो जो मैंने टॉपिक्स इसमें आपको कवर करवाए हैं आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, यही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो देन इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, कोई घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। तो एज़ इट इज़ आपने इसको जो है वो लर्न करना है, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाया है यही आपके नोट्स हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलग से मैं कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ, कारण ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं मैं इन टॉपिक्स को ही एज अ जैसे भी एलेबोरेट करके आपको यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। कोई इसकी एक्स्ट्रा जो है इन्फॉर्मेशन, या हम ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा कोई भी मैंने इसके नोट्स जो हैं वो आपको नहीं दिए। उसका कारण यही है कि जो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं वही आपके नोट्स हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इजी लर्न होने वाला है, तो इस चैप्टर को भी आपने छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।